नेछवा की मरुद्रा ने अनेक नायाब मूर्ति पैदा किए हैं। यहाँ जिला प्रमुख, विधायक, प्रशासन में डीजीपी तक पहुँचे हैं। इतने बड़े पदों पर पहुँचने के बाद भी ये अपनी मातृभूमि को नहीं भूले हैं। इन्होंने अपने इस मातृभूमि के प्रति अपना फर्ज अदा किया है। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहता हूँ जो एक सामान्य परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन में शीर्ष पदों पर पहुँचे हैं। तो आइए हम उनसे एक सामान्य परिचय करते हैं और उनसे रूबरू होते हैं और वो अपने किस तरीके से इस मातृभूमि के प्रति जो सेवा की है, अनेक काम किए, सेवाभावी है, आज उनके मुंह से रूबरू होते हैं, उनके मुख ज़बानी आप सुनते हैं। एक वो व्यक्ति इतने हसमुख व्यक्तित्व के धनी, सेवाभावी, मिलनसार है। आइए उनसे परिचय करते हैं। सवाल के माध्यम से कुछ आपसे मिलने के लिए आपसे परिचय करना चाहते हैं और आपकी पूरी शिक्षा कैसे हुई, आपने किस तरीके से पदों पर रहे, वो हमें, आपके मित्र मंडली कौन थी, आपने समाज में किस प्रकार के कार्य किए और नेछवा के लिए, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। अच्छा, आपने मुझे इसके लिए मौका दिया, मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं आप दोनों का, रवि शर्मा जी का और हजारी प्रसाद का, हजारी मल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल, मैं जब पैदा हुआ था तो शिक्षा की कमी ग्रामीण अंचलों में बहुत ज़्यादा थी। बमुश्किल हमारे गांव में, नेछवा में मिडिल स्कूल थी, तो उसी मिडिल स्कूल में सब पढ़ते थे, उसी में हम पढ़े। 59 हमने मिडिल स्कूल की शिक्षा, मिडिल स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की इस स्कूल से, जो प्राइवेट स्कूल थी अपने गांव में। और उससे पहले ही नेछवा में एक प्राइवेट स्कूल, ग्राम भारती विद्यापीठ, जिसको कोठारी स्कूल भी बोलते हैं, वहाँ पे प्राइवेट 10th की शिक्षा, 10th तक शिक्षा दी जाने लगी। तो उसी में हमने 59 में एडमिशन लिया और अपनी 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम सेंटर यहाँ नहीं होता था, सीकर में जाके एग्ज़ाम दी, उसको पास किया। और उसके बाद में हमने मुकद्दर कॉलेज से बीकॉम किया और जयपुर में फिर गए हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से MA इन इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1967 राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हम। और उसके बाद में विभिन्न पदों पर रहे। तो उस वक्त शिक्षा की बड़ी कमी थी और बच्चा अगर अच्छा स्वयं प्रयास करता है तो वो शिक्षा ग्रहण कर लेता था, वरना शिक्षा की कमी ग्रामीण अंचलों में बहुत ज़्यादा उस वक्त थी। तो सर आपसे एक सवाल है कि आपको ये IPS बनने की प्रेरणा कैसे, क्योंकि उस समय तो शिक्षा का माहौल बहुत ही कम था और ऐसे दूर दूर में भी शिक्षा कम थी और ऐसे अपने परिवार में भी आपके कोई ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत कोई व्यक्ति नहीं था जिसे आपको मार्गदर्शन कर सके, इसके बावजूद भी IPS बनने की ये मन में कैसे आई? ओके, इसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो वो मेरे जो ब्रदर्स थे, भाई लोग थे यहाँ पे, नरसी राम थोड़ा पढ़ा लिखा था 5वीं तक, तो गांव वाले पूछते थे उसको, ये श्रवण को इतना ज़्यादा काहे को पढ़ा रहे हो, वो 5वीं तक ही पढ़े हुए थे, काहे के लिए पढ़ा रहे हो? तो वो उनसे मजाक के तौर पर बोलते थे कि हम इसको कलेक्टर बनाएंगे आगे। तो जब वो बोलते थे कलेक्टर, तो मेरे दिमाग में ये आया कि कलेक्टर क्या चीज़ होती है। तो जब ये कलेक्टर को इतना मानते हैं तो कलेक्टर अपने को बनना चाहिए। और ये बात मैं निश्चित तौर पे कह देता हूँ कि बच्चा जो दिल में ठान ले वो कर सकता है, उसको प्राप्त करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम जैसे जैसे शिक्षा में आगे बढ़े तो फिर हमको पता लगा कि कलेक्टर बनने के लिए UPSC की केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, उसकी UPSC एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज बोलते थे उसको, वो पास करनी पड़ती है। और उसी से जो लड़के पास करते हैं वो कलेक्टर भी बनते हैं, SP भी बनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी बड़े पदों पे बनते हैं। तो इसलिए वो एग्ज़ाम करना ज़रूरी है और उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो जब उन्होंने कहा ग्रेजुएट होना ज़रूरी है तो हमने ये ठान लिया कि हम ग्रेजुएशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे दिमाग में आ गई कि ऐसी क्या मुसीबत है जो हम नहीं कर सकते, बाकी लोग कर लेते हैं,
वो भी अपनी माताओं के ही जन्म लेते हैं और हमने भी किसी माँ के यहाँ जन्म लिया है, तो हम भी कर सकते हैं जब वो कर सकते हैं। तो ये हमारी जो अंदर की बत्ती है वो बहुत पहले ही जब हम पढ़ते थे जल गई थी, और जब बत्ती जल जाती है बच्चे में तो फिर वो जो ठान लेता है वो कर जाता है। ऐसे हमारे ये दिमाग में बैठ गई थी बात कि हमको आगे चल के जो सिविल सेवा पास करनी है, और इसी वजह से हमारे दिमाग में बैठी हुई थी। तो वो परीक्षा हमने पास की और उसके माध्यम से फिर हम IPS में 69 में आ गए। तो सर मेरा एक सवाल हो रहा आपसे कि आप इस जीवन यात्रा में सबसे मार्गदर्शक आपने किसको माना, किसको मेरा मार्गदर्शन में पढ़ाई में मैं मानता हूँ घर वालों का, तो मेरे को कहीं एजुकेशन में रुकावट नहीं आई। हालांकि कोई फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका मन अच्छा था। वो ये चाहते थे कि बच्चा 6वें नंबर का बच्चा, 6 भाइयों में सबसे छोटा था, वो ये चाहते थे कि ये पढ़ जाए तो अच्छा है। जब उनकी परमिशन पढ़ाई के लिए हमेशा रही, कभी उन्होंने रोका नहीं कि आप पढ़ाई बंद कर दो, ऐसा कभी घर वालों की तरफ से। उदार दिल के व्यक्ति थे मेरे पिताजी भी और भाई लोग भी। पहला तो ये रहा। फिर जब मैंने जब मिडिल स्कूल पास की तो हमारे एक जो हेडमास्टर थे हरदेव सिंह जी जाट थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप पढ़ने में होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो उनकी प्रेरणा मुझे लगी। और अपने ही गांव के एक महावीर प्रसाद जी जोशी भी यहाँ के प्रिंसिपल रहे थे जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, बहुत ही छोटी समय में। उस वक्त वो बच्चों को बहुत प्रेरित करते थे आगे बढ़ने के लिए। वो मेरे बहुत अच्छे टीचर, मेरे गुरु और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और जब मैं कोठारी स्कूल में चला गया था, ग्राम भारती विद्यापीठ में, तो आदरणीय श्री बैजनाथ जी शर्मा जो उस स्कूल के हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत प्रयास किया और आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश करी हर दृष्टि से। मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए उसके लिए मुझे रोज़ वो कुछ लिखने के लिए देते थे और रोज़ उसको करेक्ट करते थे, और उन्होंने मेरी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव किया। हर तरह से उन्होंने मेरी मदद की, आर्थिक दृष्टि से भी मदद की जब जरूरत पड़ी। तो कहीं मतलब एजुकेशन मेरी बाधित हो जाए ये उन्होंने नहीं होने दिया। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं टीचर्स की वजह से मैं बहुत प्रेरित हुआ और मैं चाहता था कि जब इतने लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे मैं आगे बढ़ता गया। तो सर इस ग्रामीण शिक्षा के दौरान कोई ऐसे कोई मित्र मंडली आपके जिसको आज भी आप मानते हैं, उनको एक रिश्ता बनाए रखा हुआ है, ऐसे कोई एक दो मित्र के नाम बताएंगे? मेरे मित्रों में से तो जो अब बचे हैं उनमें तो एक राधेश्याम अग्रवाल है, जिनको राधेश्याम इंद्रपुरा वाला भी कहते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। 10th हमने दोनों ने यहाँ कोठारी से एक साथ पास करी, और हम हमारा सिस्टम ये बनाया था कि 10th की एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होती है, घर में पढ़ाई होती थी, बिजली नहीं थी। तो हमारे एक टीचर थे अशोक जी शर्मा, तो वो बच्चों को बहुत प्रेरणा देते थे, पढ़ाते थे। तो बहुत प्रेरणा देते थे। वो कहते थे कि आप मेरे साथ ही आके, उनके पास बहुत सारी बड़ी हवेली में रहते, तो बोले मेरे साथ एक कमरा दे दूंगा, रहा करो। वहाँ 4 बच्चे जाके हमको पढ़ाते भी थे, रात में पढ़ाते थे, फिर हम सोते थे, सुबह 4 बजे वही उठाते थे। और वो इतने टीचर थे कि हम 4 बच्चे एक साथ रहते थे। एक सीताराम मालपानी था, राधेश्याम था, एक मोहनलाल खरगोलिया था और एक मैं था। वो चाय भी अपने हाथ से बना के ला के हमको 4 बजे पिलाते थे। तो इस तरह से हमने पढ़ाई की तैयारी की। तो उसमें राधेश्याम बचा है जो जिससे मैं मिलता रहता हूँ, इंद्रपुरा वाला, बहुत अच्छा इंसान है और उनका यहाँ पे बहुत बड़ा किराना का बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी। मेरी उम्र के हैं, वो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो सर IPS में चयन होने के बाद में आप महत्वपूर्ण पदों में रहे, तो सर कोई ऐसे 2-4 पद आप बताएंगे जिस पे आप लास्ट के जो अंतिम पद DG पर पहुँचे, उससे पहले किन किन पदों पे आप रहे? मैं SP भिंड रहा हूँ, और SP भिंड रहते हुए मैंने उस वक्त वहाँ पे डकैती समस्या बहुत ज़्यादा थी। यह है 78 से 80 की बात, 2 साल में वहाँ पे SP रहा हूँ और कई नामी डकैतों को मैंने मारा है।
मेरे प्रयासों से मतलब गैंग को ख़त्म किया है, जिसमें हीरा रावत की गैंग थी, एक कोई पंडित गैंग करके बोलते थे वो थी। इस तरह से कई गैंग थी जिनका पीछे मलखान गैंग थी जिसको मैंने स्मैश किया। तो लखीमपुर का बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया था वो, और उसमें पोस्ट वो काबिल अफसर को ही करते थे, और मैंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और अच्छा काम मैंने वहाँ किया, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। एसपी बेल्ट रहते हो। धन्यवाद सर। अब एक छोटा सा सवाल आप, हाँ हाँ बिल्कुल। कि आप इस समाज के लिए, इस गांव के लिए बहुत सामाजिक कार्य भी किए हैं, और अब आप इस अंचल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहें ताकि उनमें भी IAS IPS प्रशासनिक के पदों में जाने की उत्सुकता पैदा हो? ये मेरी हमेशा भावना रहती है कि हमको जो लोग सक्षम हो गए, समाज से बहुत कुछ लिया है, उनको समाज को वापस भी देना चाहिए। तो केवल गांव में नहीं, मैं इंदौर में, मुझे रिटायर हुए 15-16 साल हो गए, इंदौर में भी मैं कुछ ऐसी संस्थाओं से, सेवाभावी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय श्री विनोबा भावे का नाम सुना होगा आपने। उनका एक विसर्जन आश्रम इंदौर में चलता है। उस विसर्जन आश्रम में गरीब बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं, और विनोबा जी के साथ रहो एक उनके शिष्य हैं आदरणीय गुप्ता जी, वो उसको चलाते हैं। उस स्कूल में मैंने कई वर्षों तक 8 बच्चियों की फीस दी है, जो करीब 11,000 रुपये होती है, और कई वर्षों से मैं देता आ रहा हूँ। और अब उनके साथ में कुछ ऐसे बुजुर्ग प्राणी हैं जिनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई रेलवे स्टेशन पे पड़ा है, कोई बस स्टैंड पे पड़ा रहता है, तो उनकी खाने की व्यवस्था करने के लिए भी मैं उनको 11,000 रुपये हर साल देता हूँ। इसके अलावा मैं एक खजराना मंदिर है गणेश जी का, वहाँ पे एक अखिल भंडारा चलता, हर दिन खाना खिलाते हैं गरीब लोगों को, वहाँ भी हम लोग हर महीने जाके पैसे देते हैं। तो इस तरह से मैं इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैंने शिक्षा और अन्नदान के रूप में काफ़ी काम किया। इसके अलावा मैंने हॉस्टल्स के लिए हमेशा काम किया, जो समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल्स बन रहे हैं। जयपुर में एक हॉस्टल बना, उसमें मैंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान किया है। सीकर में हॉस्टल बना है शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें भी मैंने अच्छा योगदान किया है, और ये मैं करता आया हूँ। और इसके अलावा गांव में तो ये जो छोटे मोटे काम किए हैं, वो एक अपने समाज के लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया, जिससे सभी लोग बेहद खुशी है, और मुझे उनका भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ हमारे समाज के लोगों का, जिन्होंने मुझे परमिशन दिया ये काम करने के लिए, अच्छा अवसर दिया। और जब ये बन के तैयार हुई धर्मशाला, तो सभी बस्ती के लोग बहुत खुश थे, उनके चेहरे पर रौनक थी। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से मैं सामाजिक काम से जुड़ा हुआ हूँ और रहूँगा हमेशा, मेरी यही इच्छा है। धन्यवाद सर। सर, आपकी इतनी बड़ी एजुकेशन हुई है, इतने बड़े पदों पर पहुँचे हैं, आपने सब कुछ बताया, सारी मदद मार्गदर्शन उनके बारे में, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी धर्मपत्नी जी के बारे में बताइए, उनका किस प्रकार से? मेरी धर्मपत्नी का तो बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान मेरी धर्मपत्नी का है, जिसने मुझे पढ़ते वक्त अपने सारे चांदी के जेवरात बेच के और मेरी पढ़ाई में मदद करी। मैं उनके चांदी के जेवरात ले जाता था, जब पैसे की कमी पड़ती थी सब बेच दिए, और इन्होंने मुझे पढ़ा दिया और मैंने इनको पढ़ा दिया। समय ससुराल में आए थे तो यहाँ पढ़ाई का बोलबाला बिल्कुल भी नहीं था, और उस ज़माने में तो बहुओं को कोई इजाज़त भी नहीं थी। उसके बावजूद भी आपने यहाँ किस प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण की, एमए तक पढ़ाई की? मैं तो आई थी तब 13 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद में मैं यहाँ आई तो मेरे को कुछ नहीं आता था। मेरी ननद की वो हुआ था एडमिशन, तो उसके साथ में उनकी किताबें पढ़ के, मैं 18 साल की उम्र में उनकी किताबें पढ़ के और मैं याद करती थी। तो जो उनकी टीचर थी, उन्होंने मास्टरनी जी, उनके पास में मैं कांता बहन जी थी, उनके वो मेरे गांव के तरफ की थी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला तुम भी पढ़ सकती हो, तुम पढ़ो। तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए जाने लगी।
तो हमारे ससुर जी थे वो बहुत अच्छे थे। जो कुछ भी मैं यहाँ हूँ उनके कारण, उनने मेरे को बहुत साथ दिया और उनने मेरे को हर तरह कदम कदम पे बोला तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते आओ और तुम पढ़ाई करो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला है। इसलिए मैं पढ़ने जाती थी। सुबह हम लोग 4 बजे उठ के आटा पीसते थे, फिर 30 लोगों के खाना बनाते थे और 11 बजे चल के स्कूल चले जाते थे। 4:30 बजे आके वही घर धंधे में फिर लग जाते थे। हमने गोबर थापा, हमने लकड़ियाँ बीन के लाए, खेत में सूढ़ काटा, जो भी काम है सब काम में आगे रहे लेकिन पीछे नहीं रहे। शादी हो गई, साहब की नौकरी लग गई तो उनके साथ में चले गए। तो जितना बन सका सहयोग देते रहे। बच्चे बड़े हुए तो हमने वहाँ जाके इंदौर जाके पढ़ाई फिर शुरू कर दी। 8वीं की परीक्षा दी, उसमें पास हो गए। वहाँ उस टाइम हाई सेकेंडरी था तो इसीलिए हाई सेकेंडरी में बैठे, सेकेंड डिवीज़न वहाँ पे भी पास हो गए। फिर हमने BA किया और सोशोलॉजी में MA भी किया और बच्चों के साथ में बैठ के बच्चों को भी पढ़ाते थे, 5 बच्चों को, और मैं खुद भी पढ़ती थी। और बच्चों के साथ साथ मेरी एजुकेशन पूरी हुई। और दास साहब ने हमको सुबह सुबह लेके बैठते थे, डिक्टेशन देते थे, उसमें 10 गोले बना देते थे और उसको हम दिन भर लिख के और सही कर लेते थे। दूसरे दिन सुबह उठ के फिर वही लिखवाते थे, फिर गोले लगा देते थे, वही लिख के और फिर हम कर देते थे। इस तरह हमारा जीवन, हमारे बच्चे अच्छे हैं और हमारा परिवार बहुत अच्छा है। दास साहब हर तरह से हर व्यक्ति का ध्यान रखते हैं और इसी तरह से हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। इसी तरह भगवान करे चलता रहे। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। हसमुख व्यक्तित्व के धनी SK दास साहब और उनकी धर्मपत्नी जी आज उनसे रूबरू हुए और उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में, उज्ज्वल भविष्य के बारे में बताया। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद।